Right, hi everyone. Good evening. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. In the meantime, others are joining in. It is based upon what we did in the last class, understanding the effect of temperature on rate constant. Units का ध्यान रखो फटाफट, quickly get the answer. हाँ, ऑल राइट. नाउ क्या आ रहा है आंसर? आप लोगों ने सॉल्व कर लिया. अराउंड 28.9 किलो जूल. सिंपल सी मैथ्स है. ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो क्विकली, बेस्ड अपॉन आवर डिस्कशन फ्रॉम प्रीवियस क्लास. इसमें भी आपको यूनिट्स का ध्यान देना है. हाँ ठीक है, धन में करेक्ट आंसर. राइट, बाकी लोगों का भी आ रहा है इसमें. लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ जो था वो कैसा रहेगा? अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं कुछ अटक है क्या?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टेम्परेचर 20 डिग्री से 50 डिग्री बना रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा, राइट? सो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e की पावर अपॉन r इंटू 293, एंड लेन 3 टाइम्स हो गया तो रेट कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू SI यूनिट्स में डालना ताकि ये आपका SI यूनिट्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो ऑप्शंस है वो कैलोरीज में है, राइट? सो यहाँ पर आर का वैल्यू कैलोरी में कितना डालना पड़ेगा? अच्छा, दो चीज नोटिस करना है, एक तो लॉग है, ठीक है, डोंट यूज लॉन वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। लॉन वाला यूज करा तो भी केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी, और यूनिट्स का गड़बड़ किया तो भी केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी, राइट? सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये अपॉन 2.303 आर, दिस इज व्हाट इज इक्वल टू द स्लोप व्हिच इज गिवन टू एज 1 अपॉन 2.303 आर। तो 2.303 कैंसिल आउट हो गया, ये का वैल्यू आर के बराबर आ गया, राइट? ये इज इक्वल टू आर, एंड आर इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज कितना रहता है? 2। ठीक है, तो आई थिंक वो केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन करना चाहोगे? एक्चुअली वो मैं, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद में देता हूँ, क्योंकि उसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी इंक्लूड हो ही रहा है। ठीक है, सो हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू मैनेज दिस बाय योरसेल्फ। बिफोर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आप ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। ठीक है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, काफी सारा डेटा है, कॉम्प्रिहेंड करो नीटली, क्या दिया हुआ है अच्छे से, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द नोन्स, व्हाट आर द अननोन्स, एंड देन ट्राई टू सॉल्व फॉर इट, ठीक है। अगेन कैलकुलेशंस आरंट प्रिटी, you can use a calculator because I haven't given you really nice data.
ऑलराइट, क्या क्या आ पा रहा है इसमें? There are two reactions. A goes to product, B goes to products, and दोनों के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है. फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है वो आप नोटिस करना. For the first reaction, it is being mentioned that the rate of reaction doubles when the temperature is raised from 300 to 310 Kelvin. यानी कि ln 2/1 is equal to EA of the first reaction. Right? इसको मैं EA1 बोल देता हूँ. By R into 1/300 minus 1/310. है ना? एंड यहां पर बोला जा रहा है दैट फर्स्ट रिएक्शन का जो K है 310 केल्विन पर, इसको मैं K1 बोल देता हूं, एट 310 केल्विन, दैट इज ln 2/30. ठीक है, मिनट इनवर्स, या फिर ln 2/30 इंटू 60 सेकेंड इनवर्स. राइट, ऐसा बोल सकता हूं मैं. ओके, अब एट द सेम टेम्परेचर बोला जा रहा है दैट B decomposes twice as fast as A. राइट, यानी कि जो सेकेंड रिएक्शन है उसका जो K है उसको मैं K2 बोल देता हूँ. 310 केल्विन का K2, दैट इज 2 times K of the first reaction at 310 Kelvin. राइट, ऐसा लिखा है ना. At the same temperature B decomposes twice as fast as A. ठीक है, और दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोला जा रहा है? If the energy of activation of second reaction is half of that of first reaction, यानी कि EA2 is equal to half of EA1, then आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन एट 300 केल्विन कितना होगा. राइट, तो अब आप ये कर सकते हो दैट पहले वाले रिएक्शन का EA निकाल लो. राइट, यहां से आप EA1 मुझे सॉल्व करके बता सकते हो कितना आ रहा है. EA1 comes out to be 300 into 310 into R upon और into ln 2 upon 10. ठीक है, तो जो EA2 है, लाइक मैं इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो EA2 इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ वट एवर दिस डेटा इज. अच्छा, अब ये जो नोटिस करना आप, ln K2 at 310 Kelvin upon ln K2 at 300 Kelvin should be equal to EA2 by R 1/300 minus 1/310. है ना? ये जो इक्वेशन है ये रिएक्शन 2 के लिए भी एप्लीकेबल है ना. राइट, तो ये जो EA2 हमने यहाँ से निकाला उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. राइट, एंड जो ये K2 हमने निकाला 310 केल्विन का उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो. एंड जो हमारा K2 रहेगा, ठीक है, इसको लॉन क्यों लिख दिया मैंने अंदर यहाँ पे, बेसिकली K2 एट 300 केल्विन वाला ये आपका निकल जाएगा. ठीक है,
राइट, समझ में आ रहा है कैसे करना होगा ये? कैलकुलेशन भी आई थिंक बुरा नहीं है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन isn't बैड। यहाँ पर ये जो ये हाफ ln 2 हो जाएगा, दिस शुड बी हाफ ln 2, क्योंकि EA2 इज हाफ ऑफ EA1 एंड EA1 अपॉन R जो था वो पूरा का पूरा ln 2 था, है ना, इज इक्वल टू ln K2 310 Kelvin अपॉन K2 of 300 Kelvin एंड ये बेसिकली ln √2 हो गया, है ना। ये हाफ को अगर मैं अंदर ले लूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, K2 at 310 Kelvin अपॉन K2 at 300 Kelvin इज इक्वल टू √2 एंड आपको ये K2 310 Kelvin वाला कितना बोला जा रहा है, ट्वाइस ऑफ K1, सो 2 times ln 2 by 30, राइट, अपॉन ट्वाइस ऑफ ln 2 by 30 अपॉन K2 300 Kelvin का। तो आई थिंक आपका आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, K2 at 300 Kelvin is equal to what, ln 2 upon into √2 by 30 by √2 बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कैसे करना था ये वाला क्वेश्चन? ऑल यू नीडेड टू डू वाज नीटली सेग्रीगेट डेटा, फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, सेकंड रिएक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली इधर से उधर क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना था। चलो, ऑल राइट, कमिंग बैक, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। सो यहां पर आप नोटिस करना, हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख लिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था दैट वाज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पर नोटिस करना, the way in which catalyst works is that it alters the rate of reaction. It alters the rate of reaction by changing the reaction mechanism. Because of this change in reaction mechanism, what happens is that activation energy gets reduced, which increases the value of rate constant. तो यहाँ पर अगर आप notice करोगे, on the left hand side, you have an uncatalyzed pathway, like you are going from reactant to products, right? And there is a higher activation energy that is required. But if you catalyze this reaction, then the activation energy required for the reaction lowers. अब ये जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, this is actually oversimplified version. This is actually oversimplified representation because what happens is that the mechanism changes. अब जो हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे थे वो जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसे वन स्टेप में चले जाएं. What might happen, which in fact generally happens, is that we are going to go from reactant to product, ठीक है, but we might go via some intermediate, ठीक है. हम लोग हो सकता है 2 steps में जाएं rather than, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, we are going from reactant to product via
द ट्रांजिशन स्टेट TS, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू जा रहे हैं, एक ही स्टेप में हो रहा है, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन जा रहा है, राइट. बट इन रियलिटी व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो वो मैकेनिज्म ही चेंज कर देता है. रादर देन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डायरेक्टली, वी माइट गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स. तो रादर देन शोइंग दैट, यहाँ पर अभी करंटली मैंने एक सिंप्लीफाइड, और आई शुड से ओवर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करा हुआ है, इन विच आई हैव जस्ट शोन द फैक्ट दैट हम लोग जा वही रिएक्टेंट से वही प्रोडक्ट जाए, ठीक है, सेम डेल्टा एच है रिएक्शन का, बट जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो छोटा हो गया, ठीक है. यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर से ये डैश हो गया. Now, how does it happen? How does a catalyst really do this? How does it bring down the activation energy barrier? Well, as you can read over here, the simplest answer in front of you is that it changes the reaction mechanism. But how does that reaction mechanism change affects the activation energy barrier? Right? That is something which is a very reaction specific knowledge. Okay, that is something which requires you to understand the workings of a catalyst. Now, I'm sure आप लोगों ने देखा होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, राइट, तो उसमें आपको ये चीज डेफिनेटली देखने को मिली होगी. बट जस्ट एक थोड़ा सा मैं और एडिशनल पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा. ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिंक of a small 3-4 minutes video. It's a very common catalysis reaction. Okay, एक बार ये देख लो and let's then come back and discuss. Okay, are you able to click on this link that I've shared? हाँ, ठीक. Yes, sir.
अच्छा, ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोगों ने देखा वीडियो। ग्रेट। नाउ द वीडियो कंटेन्स सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो कि आप थोड़ा बाद में पढ़ोगे। एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अपन लोग देखेंगे, एक चैप्टर आएगा अपना सरफेस केमिस्ट्री। बट व्हाट आई वुड वांट टू हाईलाइट ओवर देयर इज दैट लेट्स से वो जो रिएक्शन था between C2H4 and H2 gas, if that was to happen without the help of a catalyst, तो वो कैसे हो रहा होता? It would have been a really difficult mechanism or a difficult reaction to crack. कैसा हो रहा होता है? यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट, ये एक इथीन का मॉलिक्यूल होता और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता, and they would have to collide with each other in a proper orientation with proper kinetic energy behind, such that the collision becomes effective and then the reaction happens, right? So ये अगर without any help of catalyst होना होता तो it would have been a difficult reaction. It would have required much higher activation energy barrier, much higher orientation barrier as well, right? But यहाँ पर जब आपने नोटिस किया वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन था उसमें it is not required for this to happen. What happens is निकल अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके बीच के बॉन्ड्स को वीक बना देता है। विद इन द लाइक C2H4 molecule, this bond becomes weaker. Within the H2 molecule, this bond becomes weaker. And then neighboring sites पे ये जो reactants रहते हैं ये easily फिर एक दूसरे के साथ में bonds form कर पाते हैं. So that was a way in which the catalyst changed the mechanism, right? Rather than forming reactants से product directly, what it ended up doing was it created certain intermediates. You can think of those floating hydrogen atoms as intermediates. Those intermediates got created and they then were able to relatively easily react with the ethene molecule, break that bond. तो आपको एक आइडिया समझ में आया कि कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को लोअर कर रहे हैं? हाँ, that Ni did what is called as chemical adsorption. आप सीखोगे बाद में. We'll talk about that term later, called as chemical adsorption. Now, from a numerical standpoint, ठीक है, अगर आपको ऐसा एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया है, न्यूमेरिकल स्टैंड पॉइंट से काफी आसान है ये, राइट? एज यू कैन नोटिस, because of lowering of the activation energy barrier, the rate of reaction increases. ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करोगे in this oversimplified version, if I am talking about going from reactant to product or from product to reactant, both forward and backward activation barriers are lowered. ठीक है, so catalyst डालने से both forward and backward reactions are sped up. However, as you can see and remember, हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, that thermodynamic पैरामीटर्स जो रहेंगे रिएक्शन के, like delta G, delta H, delta S, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया, वो सब कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं होता है. It only increases the rate at which equilibrium is attained, right? So मतलब कोई रिएक्शन है, let's say उसका एक्सटेंट 10% है, ठीक है, कि फॉरवर्ड 10% जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तब भी वो 10% जाके ही इक्विलिब्रियम अटेन करेगा. इट्स जस्ट दैट हो सकता है कि पहले वो 10% अटेन करने में उसको एक दिन लग रहा था, अभी वो कुछ सेकेंड्स में कर ले. ठीक है, चलो ये एक, अच्छा, लेट मी जस्ट रब द आंसर.
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, काफी आसान होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके, कैटलिस्ट पे बेस्ड जो है, रियली इजी। ऑलराइट, क्या आ रहा है आंसर? ठीक है पूर्णा। राइट पृथ्वीराज। नहीं यश, आपने यूनिट्स का मिस्टेक कर दिया। 600 केल्विन आएगा, बट देन आंसर बी ऑप्शन रहेगा ना, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, सिंपल सा है, बोला जा रहा है के कैटेलाइज इज इक्वल टू के अनकैटेलाइज्ड, बट जो कैटेलाइज्ड है वो टी टेम्परेचर पे हो रहा है और अनकैटेलाइज्ड टी डैश टेम्परेचर पे हो रहा है। राइट, सो इफ आई वाज टू इक्वेट देम टू, तो बेसिकली ए अपॉन टी शुड बी इक्वल टू ए डैश अपॉन टी डैश। राइट, आपको एक्टिवेशन एनर्जीज के बारे में बोला जा रहा है, एक का 10 है, एक का 20 है, एंड एक टेम्परेचर दिया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर आपका आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा केल्विन की यूनिट में होगी, बाद में आप यूनिट कन्वर्जन कर लेना। ठीक है, समझ में आया? किया? चलो, ये तो इजी क्वेश्चन था, लाइक काफी इजी क्वेश्चन था। एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन, लाइक द वंस दैट वी डिड ऊपर, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, सिमिलर टू द क्वेश्चन अबव जो हमने किया था, यू विल हैव टू नीटली कॉम्प्रिहेंड क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल सा जो अपन ने सीखा है। इट्स जस्ट योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन, सेग्रीगेट इट, टेक वेरिएबल्स इफ रिक्वायर्ड, फॉर्म इक्वेशंस, असिमिलेट क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एंड देन सब्स्टिट्यूट। ट्राई करो।
ऑलराइट, काफी सारा टाइम मिल गया आप लोगों को ट्राई करने के लिए। ठीक है, कुछ आंसर भी दिया है पूर्णा ने। क्या आंसर दिया है पूर्णा आपने? लेट्स सी। ठीक है, आंसर तो मुझे याद नहीं है, बट अपन तरीका कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगेन कैसा बोला जा रहा है, दो रिएक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, P goes to product, this is a first order reaction, and there is Q goes to products, and this is mentioned as a second order reaction. Okay, अब 347 केल्विन पर बोला जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी 1, राइट? सो EA1 फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, इसको EA1 बोल देते हैं, और ये 347 केल्विन वाला है। 347 केल्विन is equal to 55 kilojoule per mole. But whenever this reaction is carried out in the presence of catalyst, it becomes 53, right? So इसको मैं EA dash बोल देता हूँ, EA1 dash at 347 Kelvin. ठीक है, this is 53 kilojoule per mole, right? Now सेम टेम्परेचर पर ही ऐसा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहां पर if I was to write down this relationship based upon change in the activation energy, K of first reaction 347 Kelvin catalyzed upon K of the same first reaction at the same temperature 347 catalyzed, 347 Kelvin uncatalyzed is equal to delta EA upon RT. So that should be equal to 2 into 10 की power 3, क्योंकि 2 किलोजूल हो जाएगा, upon 8.314 and temperature 347. ठीक है, मैंने क्यों लिखा ये? क्योंकि आगे क्वेश्चन में ऐसा कुछ काम आने वाला है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड किया हुआ है ना, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो रेशियो इसका है वही रेशियो वहां पे है, बट ठीक है, आपको यहाँ पर ही काम आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, मोर ओवर फॉर द सेकेंड रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, द रेशियो ऑफ the rate of reaction increases by the same times as that reaction 1 in the presence of catalyst. तो यहाँ पर K2 at 308 Kelvin upon K2 at 310 Kelvin, sorry not 310, 298 Kelvin. This is the same ratio as K1 347 Kelvin वाला catalyzed upon K1 347 Kelvin वाला uncatalyzed, right? ये जो रेशियो यहाँ पे अपन ने निकाला, right? अब यहां पर आप नोटिस करना, I can write the relationship in terms of ln K2 by K1, ln of K at different temperatures. So ln of K2 at 308 Kelvin upon same K2 at 298 Kelvin, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? Based upon the temperature data, it should be EA2, second reaction का activation energy अलग होगा, उसको EA2 में बोल रहा हूँ, upon R into 1 upon 298 minus 1 upon 308, ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं? यहां तक का समझ में आ रहा है?
सिंस ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, राइट. सो 2 into 10 की पावर 3 upon r into 347 can be written as EA2 by r into 10 upon 298 into 308. तो मुझे EA2 मिल गया. सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया. और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर मुझे, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज दिस मच, तो मुझे उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एट रेट कांस्टेंट निकालना है एट 318 केल्विन. तो ठीक है, तो EA2 यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया, और जो A2 है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो दिया है 3.56 into 10 की पावर 9. ठीक है, दिस इज गिवन, राइट. सो implies K of the second reaction at 318 Kelvin कितना हो जाएगा, A into E की पावर माइनस EA, राइट, A2 EA2 अपॉन RT जो भी रेलेवेंट टेम्परेचर है. तो वो डेटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये टेम्परेचर कितना है, 318 केल्विन. ये तीनों डेटा यहाँ पे डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. अगर आपने यही किया है तो आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, चलो वरना आप परेशान होंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute, I'll let you know the answer as well. This was okay, I don't have the answer. बुकलेट में देखना, बुकलेट में जो एडवांस सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसी का है ये. somehow मेरे पास आंसर की नहीं है उसकी. एनीवेज, हाँ क्या कह रहे हो पृथ्वीराज, क्या नहीं समझ में आया? कैन यू एक्सप्लेन द K कंपैरिजन इन रिएक्शन 2? हाँ, तो ये आप लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन का. ठीक है, दिस इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. In reaction 2, when temperature is increased from 298 Kelvin to 308 Kelvin, the rate of reaction increases by as many times as the reaction 1 in presence of catalyst. तो ये reaction 1 का increase है in presence of catalyst, जो ratio है, and यहाँ पर यही सेम रेशियो है बोला जा रहा है जो कि रहेगा व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फॉर द सेकंड रिएक्शन फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन. अभी समझ में आया? ठीक है, ग्रेट. तो ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे. दिस इज यू कैन से अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पर मैंने टेम्परेचर कैटलिस्ट दोनों का चेंज लाइक यूज कर लिया एक ही जगह पर एंड देन आस्क्ड यू टू डू द कंपैरिजंस. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब हम जस्ट लास्ट पार्ट देख लेते हैं. हाँ ठीक है, पूर्णा आपका आंसर काफी क्लोज है. लाइक बुकलेट में पीछे 7.3 दिया हुआ है, आपका 7.4 आ रहा है, तो more or less it is the same thing only. Okay, let's look at the last part of this chapter now, which is called as reaction mechanism and rate determining step. Now this is not organic chemistry का reaction mechanism, वो आप लोगों ने ऑलरेडी काफी डेप्थ में डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट बिकॉज आपने वो पढ़ा हुआ है तो उससे ही सिमिलर सा ही पार्ट है ये, समथिंग विच यू विल बी एबल टू
relate to quite easily. So notice karna, we'll start by classifying elements or classifying reactions into two types, elementary and complex. Okay, there are various ways in which reactions can be classified. This is one way. अगर reaction single step में हो रहा है, right? There is just one step mechanism. One step mechanism मतलब like reactant directly product में चला गया. ठीक है, there is just one step that is happening. Then it is called as an elementary reaction. जैसे for example एक A2 का मॉलिक्यूल है, एक B2 का मॉलिक्यूल है, एंड दो आपस में टकराए और लेट्स से प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, याद है थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने नोटिस भी किया था. वर्सेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस फॉलो स्टेप्स. इनमें एक एक करके स्टेप्स होंगे और स्टेप्स के बाद में फिर प्रोडक्ट अचीव होगा. कैसा? जैसे यही चीज का मैं एग्जांपल लेट्स से मल्टी स्टेप में बना देता हूँ, सेम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का. तो आप नोटिस करना. सो लेट्स से A2 जो है वो पहले दो A के एटम्स में ब्रेक होगा, फिर एक A का एटम B2 के साथ में AB बनाएगा और B का एटम रिलीज होगा, और फिर जो पहले का एक A बचा था और जो नया एक B बना, ये आपस में मिलकर AB बनाएंगे. Right? So if you add them up, you end up with the same reaction only, that A2 plus B2 is giving 2AB. दिख रहा है आपको? If you add them up, you are ending up with the same reactants and products. But यहाँ पर मैंने कैसे बताया? Like I elaborated it in a step-by-step manner. This is like step 1, step 2, step 3. तो ये क्या हो गया? This is an example of a complex reaction, जहां पर multiple steps हो रहे हैं, एक के बाद एक step हो रहा है. Example clear है आप लोगों को? What is an elementary reaction? What is a complex reaction? अच्छा, अभी आप नोटिस करना. Oops. Certain other differences also are there, certain important differences. सबसे पहले मैं एलिमेंट्री के बारे में बात कर लेता हूँ. एलिमेंट्री में कुछ और पॉइंट्स हैं जो नोटिस करना. For elementary reactions, there is a term defined called as molecularity. Right? क्या है ये term? The number of molecules that react in the elementary step to form activated complex is called the molecularity of the reaction. तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, कैन यू टेल मी उसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया A2 plus B2 giving AB, how much is the molecularity of that reaction? Right? The correct answer is 2. एक A का A2 का मॉलिक्यूल था, एक B2 का मॉलिक्यूल था. दोनों मॉलिक्यूल नहीं, ओवरऑल मॉलिकुलरिटी 4 कैसे बोलते हैं सार्थक आपने? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. ये डेफिनेशन पढ़ो ना. ये डेफिनेशन क्या कह रहा है? The number of molecules that react in the elementary step to form the activated complex is called as molecularity of the reaction. तो यहाँ पर कैसा हो रहा था? ये एक A2 का मॉलिक्यूल था, ये B2 का मॉलिक्यूल था. एटम्स वगैरह नहीं काउंट कर रहे हैं. आई थिंक तुम एटम्स वगैरह काउंट करने लग गए. ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में मिलकर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. तो मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई ऊपर वाले एग्जांपल की? 2. अभी क्लियर है?
ठीक है, नोटिस करना मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ 3 या फिर मोर देन 3, ठीक है, टिपिकली मॉलिक्यूलैरिटी 1 या 2 ही रहती है, बट मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ 3 या मोर देन 3 इज रेयर, बिकॉज द probability of 3 or more molecules to collide simultaneously and that too in proper orientation is very low. ठीक है, so typically what we understand is that molecularity greater than 3 is less likely. ठीक है, अच्छा, यहां पर अब एक और चीज नोटिस करना लास्टली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन now can be taken as its stoichiometric coefficient of the reactant. कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे हमने ये ऊपर नोटिस किया, उसमें किसी भी रिएक्शन स्पीशीज का, किसी भी रिएक्टेंट का जो ऑर्डर लिखा जाएगा, वो ऑर्डर क्या होगा? दैट विल बी द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओनली. ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने नोटिस किया, ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिखा, तो उसके लिए कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2? And what will be the order with respect to B2? अच्छा, इसमें मेरे साथ में कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी डाउट प्रेजेंट करते हैं कि सर आपने तो ऐसा लिख दिया A2 B2 is giving 2AB, राइट? एंड कल को अगर मैं ऐसा लिख दूं 2A2 plus 2B2 is giving 4AB, तो क्या फिर ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने कोएफिशिएंट तो चेंज कर दिया? Does that mean my order will change? ठीक है, not really. मतलब you will have to take the simplest representation, right? And you will have to understand the fact that visualize करो कि रिएक्शन में हो क्या रहा है. रिएक्शन में ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स, लाइक 2 A के मॉलिक्यूल्स, 2 B के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थोड़ा बना रहे हैं. What is really happening is that one A2 का molecule is combining with one B2 का molecule and forming in that single step AB. Right, so that is what we are observing as the order of the reaction. All right, so ये तो हो गया एलिमेंट्री का डिस्कशन. अब आप यहां पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर फोकस करना. ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसा रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपके लिए जो यहाँ पे रहेगा वो कैसा रहेगा? In case of complex reactions, molecularity of a reaction is not defined. Okay, this is sort of an important clarification because in some places, okay, even booklet में भी
एक आध जगह क्वेश्चन में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछ लिया है एंड उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, लाइक मल्टीपल स्टेप्स ही रहते हैं, ठीक है, उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली शो यू द क्वेश्चन ओनली फॉर मोर क्लैरिटी. ठीक है, आई थिंक हाँ ये वाला वो क्वेश्चन था, ठीक है, बुकलेट में है ये क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, राइट. तो इसमें ये बी ऑप्शन जो है, molecularity of the slowest elementary step in a complex reaction gives the molecularity of the reaction, this is an incorrect statement. ठीक है, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? What will be the correct version of this statement? Molecularity of a complex reaction is not defined. ठीक है, simply speaking that is the correct version. समझ में आई? तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको. I will in fact read out the statements that are there in NCERT also for better clarity. Molecularity of a complex reaction is not defined. अच्छा, complex reaction में ये चीज जरूर नोटिस करना, it is made up of multiple steps as we have seen above and each step itself is elementary in nature. ठीक है, तो अगर मैं आपसे इंडिविजुअल स्टेप के बारे में पूछूं, अगर मैं आपसे स्टेप 1 के बारे में पूछूं, कैन यू टेल मी स्टेप 1 की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 1? जस्ट 1, ठीक है. व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 2? राइट, दो स्पीशीज है ना जो आपस में कोलाइड करके ये रिएक्शन करा रहा है, राइट. एंड स्टेप 3 की भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी? सेम 2, ठीक है. सो इंडिविजुअल स्टेप्स जो है वो एलिमेंट्री होते हैं, राइट, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा कुछ ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन किया जाता है. अच्छा, यहां पर नोटिस करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है. यहां पर तो एलिमेंट्री के केस में कैसा हो गया था? इन केस ऑफ एलिमेंट्री ऑर्डर वाज सिंपली द कोएफिशिएंट्स ओनली. इज दैट द केस ओवर हियर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस? वेल, नॉट नेसेसरीली, ठीक है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, मैं यहां पर मे वर्ड यूज करना चाहूंगा, may not be as per the coefficient of species. And I think इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिए थे. यू रिमेंबर लॉन्ग बैक हम लोगों ने जब ऑर्डर इंट्रोड्यूस ही करा था तब मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए थे एंड उसमें आई हैड मेंशन्ड you can find order to be 0, order to be 1 or fractional or in fact negative also in some cases, right? याद है वो सब? ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उसको अगर निकालना होगा तो उसके लिए उसका मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ता है. उसका मैकेनिज्म स्टडी करके उसके जो स्लोएस्ट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा
उस मैकेनिज्म का, जिसको हम लोग RDS भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज यूज्ड टू कम अप विद द आंसर टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे वो होगा वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हाउएवर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एक बार आप ये क्विकली स्टेटमेंट्स रीड कर लो। दीज आर समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लो अभी, अदरवाइज दीज स्टेटमेंट्स शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर क्या डाउट है? सो द क्या पूछा पृथ्वीराज आपने? सर सो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर विल बी 1? नहीं नहीं, ऐसा कंपल्शन थोड़ी ना, उसकी ऑर्डर डिपेंड करेगा ना उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। हाँ, जनरली स्पीकिंग, हाँ जनरली स्पीकिंग जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 रहती है, मतलब 3 भी रेयर होती है। ठीक है, हाँ, फॉर elementary reaction you can say order and molecularity will be same. Yes, you can say that for elementary reaction. ठीक है, ये एज इट इज मैंने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स यहाँ पे डाले हैं। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दीज नाउ। ठीक है, अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पार्ट विच आई वाज डिस्कसिंग जस्ट अबव, दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, based upon its reaction mechanism. So let's take this heading called as rate determining step approximation और RDS approximation हम कहते हैं। तो कैसा रहेगा यहाँ पर? In a multi-step reaction, the slowest step is called as the rate determining step or RDS. Now, while measuring the overall rate of reaction, what we do is we approximate the rate of the slowest step as the rate of reaction. Right? So if a reaction is happening in say 3 steps and उसमें say second step जो है वो सबसे slow है, तो जो overall reaction है वो उसका completion होने का time will be actually governed primarily by the slowest step, the second reaction in this example. Okay, so it's a fair enough approximation that helps us in understanding the rate of complex reactions. So जैसे अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू नोटिस करना, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस किया वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं।
you have reactant A2 plus B2 giving 2AB and following is the mechanism. ठीक है, A2 जो है वो पहले 2A में ब्रेक हो रहा है, दिस इज अ रैपिड इक्विलिब्रियम, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन में. देन A जो है वो B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, स्लो स्टेप है. एंड देन लेट्स से जो B एंड A आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो फास्ट स्टेप है. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज अब मुझे बोला जा रहा है दैट डिटरमाइन द रेट एक्सप्रेशन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो यहां पे अब आप नोटिस करना, बिफोर आई इवन स्टार्ट विद analyzing this reaction, right, can I bring it to your notice that by looking at this reaction and its mechanism, I can say couple of things. ठीक है, I can say, ये नोट मैं एक बार ऊपर शिफ्ट कर देता हूं. By looking at this, A2 and B2 are reactants. है कि नहीं? While AB is product, and what about A and B? They are intermediates. रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं और रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं. A2 and B2 are reactants, AB is product, whereas A and B are intermediates. Okay, with this understanding, अब हम वर्क करते हैं टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग द रेट एक्सप्रेशन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो यहां पर नोटिस करना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोएस्ट स्टेप. दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. कौन सा इन तीनों में स्लोएस्ट स्टेप? इट इज द सेकेंड स्टेप. सो आई कैन राइट R इज इक्वल टू K1. ठीक है, क्योंकि ये तो एलिमेंट्री है, जो इंडिविजुअल स्टेप है, राइट, इंडिविजुअल स्टेप इज एलिमेंट्री, तो हम तो उसमें जो कोफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर ले लेंगे. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू K1 इंटू A रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड B2 रेज टू द पावर ऑफ 1. ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, है कि नहीं? However, this is not the final expression. Why? Because यहाँ पर जो ये A है वो एक इंटरमीडिएट है. हम लोग कभी भी जो अपना रेट का एक्सप्रेशन होगा वो इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन इवन राइट इन टर्म्स ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, आपने नोटिस किए होंगे कुछ कुछ एग्जांपल्स जिसमें कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है रेट के एक्सप्रेशन में, बट नेवर एनी इंटरमीडिएट. ठीक है, सो यहाँ पर what we need to do is we need to replace this intermediate का concentration. Now what is it that we have as a help to us? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो स्लो स्टेप हमारा है उसके पहले there is a rapid equilibrium that takes place, right? So the RDS approximation, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, the RDS approximation is that the rapid equilibrium which is before the slow step, it has acquired the state of equilibrium. यानी कि उसके लिए हम लोग ये equilibrium constant का expression use कर सकते हैं. That Kc, its equilibrium constant, which will be K forward upon K backward, can be written as A का concentration raised to the power of its coefficient upon A2 का concentration raised to the power of its coefficient. And यहाँ से हम लोग ये जो A का expression है
ठीक है, ए का एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसा आ गया, अंडर रूट ऑफ के एफ अपॉन के बी इंटू ए टू. दिस वी कैन सब्सटीट्यूट बैक इन द रेट का एक्सप्रेशन, जो हमने यहाँ ऊपर रेट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा था, इसमें हम लोग ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो विल गेट द एक्सप्रेशन फाइनली ओनली इन टर्म्स ऑफ allowed species, that is the reactants in this case A2 and B2. and यहाँ पे अब आप देखोगे what we understand is A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है हाफ, B2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ रहा है 1. ओवरऑल ऑर्डर अगर आपसे रिएक्शन का पूछा जाएगा तो इट विल बी 1.5. and if asked what is the rate constant of the reaction, so your answer will be this K dash, which will be equal to K1 into root KF upon KB. right, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Is this clear? ऑलराइट, अगर समझ में आ गया है तो फिर एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ले लो फटाफट. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने. इसमें पहला पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोग करके दिखाओ. सेकंड वाले पार्ट में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा. ठीक है, आई विल गिव यू सम ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम. एंड फोर्थ वाला पार्ट भी मैं बताता हूँ. आप अभी फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताओ मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का.
ठीक है यश, सही है आपका आंसर। करेक्ट है, हाँ राइट सार्थक, योर्स इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आपका NOBr है, रिएक्टेंट्स आपके NO एंड Br2 है, एंड इंटरमीडिएट आपका NOBr2 है। ठीक है, एंड रेट एक्सप्रेशन जो आता है आपका वो क्या आता है? इट कम्स आउट टू बी K1 इंटू KF अपॉन KB इंटू NO की पावर 2 इंटू Br2 की पावर 1। ठीक है, दिस इज व्हाट कम्स एज द आंसर। ऑलराइट, आई थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल है। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस थर्ड पार्ट, एनर्जी प्रोफाइल वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं आपको ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ठीक है, आप मुझे बताना विच इज द ऑप्शन दैट सूट्स यू द बेस्ट। ठीक है, एंड इन चारों में से विच इज द मोस्ट सूटेबल एनर्जी प्रोफाइल? हाँ, ठीक है सार्थक। नहीं यश, नॉट करेक्ट। हाँ, राइट पूर्णा। नहीं साहिल। ठीक है, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। कैसे? अच्छा, पहले वाले में क्या गड़बड़ है? व्हाट इज द गड़बड़ इन द फर्स्ट वन? कोई बताना चाहेगा? करेक्ट, दिस जस्ट सेज दैट इट इज हैपनिंग इन वन स्टेप। हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट इन बिटवीन। ठीक है, जस्ट एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट है
सिंगल स्टेप में हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। बाकी 3 एटलीस्ट बता रहे हैं, 2 स्टेप है, हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं बट इंटरमीडिएट के थ्रू जा रहे हैं। दूसरे वाले में क्या गड़बड़ है? व्हाट इज द गड़बड़ इन द सेकंड वन? हाँ, यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका आरडीएस बड़ा है, लाइक जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो पहले स्टेप का ज्यादा दिया हुआ है इस डायग्राम के हिसाब से, बट what we can see from the mechanism and the information that is given in the question, it is the second step which is the RDS, right? तो यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना एज कंपेयर टू दिस। इसमें क्या फोर्थ वाले में क्या गड़बड़ हो गया? व्हाट इज द मिसमैच इन द फोर्थ वाला? राइट, यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड दैट बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला तो एंडोथर्मिक शो कर रहा है। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ज्यादा, मतलब ये तो एंडोथर्मिक हो गया। ये करेक्ट शो कर रहा है ना सी वाला ऑप्शन की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्वेश्चन में लिखा है ना ऐसा यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? समझ में आ रहा है कैसे सोचा? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना जो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, उसका ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा रहेगा। वो स्लो इसी वजह से तो है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देन ये जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज मोर लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स। ठीक है, आप लोगों ने ये जो रेट कांस्टेंट है वो डिटरमाइन कर लिया था एज k1 into kf upon kb, so you ended up then writing each one का format of pre-exponential factor into the exponential term, and then उसमें आपने जो exponential terms है उनको एक साथ क्लब कर दिया, and उससे you came up with the overall activation energy का term। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा था डिटरमाइन द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इफ दीज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स फॉर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आर एज फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, एंड जो सेकंड स्टेप है उसका एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया है। तो जो रेट कांस्टेंट है उनको कंबाइन करके हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या डाउट है आपका यश? स्पेसिफिकली बताओ। आप देखो अमंग्स द ऑप्शन चूज कर रहे हो, विच इज द बेस्ट मैच दैट यू हैव। नहीं, अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। नहीं नहीं, नॉट फ्रॉम द डायग्राम, दिस इज नॉट फ्रॉम द डायग्राम। Based on the expression of the overall rate constant that we are getting. Because as we are progressing, तो energy absorb release दोनों हो रही है ना, मतलब like यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, फिर नीचे भी तो आ रहा है ना, फिर ऊपर भी जा रहा है, राइट? सो डायग्रामेटिकली अगर आपको सोचना है तो यू कैन थिंक ऑफ इट दैट दिस इज द पार्ट दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ from an energy requirement point of view.
ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी डोंट नीड टू देन लाइक वरी अ लॉट। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ मैं भेज दूंगा, नोट्स रिकॉर्डिंग दोनों भेज दूंगा। ऑलराइट, क्या बन रहा है आंसर इसमें? व्हाट वुड आई पुट एसी एज? पहले यहाँ राइट हैंड साइड पे एक बार मुझे बता दो, लाइक एसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट हो गया ये। अच्छा, व्हाट अबाउट बी सी एंड डी? ये रिएक्टेंट्स हो गए, एंड बी एंड सी डी प्रोडक्ट्स हो गए, राइट? ये जो ए है, इसके लिए मैं क्या यूज करूं? नहीं मतलब ए जो है वो, हाँ राइट पूर्णा, सो आई थिंक अ बेटर वर्जन वुड बी कैटलिस्ट। कंज्यूम हो रहा है पर देन रीजनरेट भी हो जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, कैटलिस्ट वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर इट। अच्छा, देन यहाँ पर आप नोटिस करो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पे शो किया जा रहा है। ट्रांजिशन स्टेट्स कौन सी होती हैं? ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज इंटरमीडिएट, these two are the transition states ना, right? 2 and 4 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। करेक्ट? अच्छा, देन व्हाट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप? यहाँ पर इफ यू लुक एट द एनर्जी बैरियर, ठीक है, ऐसे सब्जेक्टिवली डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो आपको किसका एनर्जी बैरियर ज्यादा दिख रहा है? फर्स्ट स्टेप का, राइट? सो दैट इज द वन व्हिच वी विल कॉल एज द रीडिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, all right, so I think this suffices your understanding of this chapter। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और एनी अदर डाउट्स दैट यू ब्रिंग इन फ्रॉम द बुकलेट। ठीक है, अभी आप टेम्परेचर वाले जो क्वेश्चंस है वो भी ट्राई कर सकते हो, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट वाले, एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर हम वॉल्यूमेट्रिक भी शुरू कर सकते हैं। यू विल स्टिल हैव सम टाइम टिल वॉल्यूमेट्रिक में होमवर्क मिलना शुरू हो। ठीक है, आराम से आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक से 2 वीक तो मिनिमम है ही सही बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग नेक्स्ट सेट ऑफ होमवर्क। सो मेक श्योर दैट आप इसमें एक बुकलेट का सिग्निफिकेंट चंक कवर कर रहे हो।
ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप FBO फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो हम इमीडिएटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस, समथिंग यू वुड वांट टू आस्क और टेल मी? क्या कह रहे हो? ln K2/K1, नहीं मतलब that does not make sense. मतलब न्यूमेरिकली स्पीकिंग ठीक है, but it really does not make much sense. How are the energy diagrams from parallel kinetics? नहीं, वो अलग अलग बनेंगे दोनों पैरेलल रिएक्शन के। मतलब दे विल बी लाइक कि एक का रेट कांस्टेंट, दूसरे का रेट कांस्टेंट। मतलब वन कैन बी स्लोअर, वन कैन बी, जिसका स्लोअर होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इफ आई वाज टू रिप्रेजेंट देम। मतलब दो अलग अलग डायग्राम्स ही बनेंगे, बट सेम ग्राफ पे अगर करना होगा तो आई डोंट नो, इट डजंट, नहीं, मतलब इट विल बी जस्ट देन फोर्स फिटिंग कि आप एक ग्राफ और दूसरे ग्राफ को सुपर इम्पोज कर दो, लाइक देयर विल बी नथिंग टू ड्रॉ पैरेलल, लाइक A goes to B and A goes to C, बट B और C के बीच का कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ऑल राइट देन, चलो, थैंक यू गाइज देन, टेक केयर।